नमस्कार, सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। कक्षा 10वीं अनिवार्य हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पद्यांश के काव्यखंड के 4 अध्याय पूर्ण कर लिए। आज पुनः एक व्याकरण का टॉपिक अपन लेते हैं। व्याकरण के भी टॉपिक हमने पूर्ण किए हैं 3। आज पुनः एक व्याकरण का टॉपिक वाच्य के रूप में कंप्लीट करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं वाच्य। सबसे पहले तो वाच्य क्या है, वाच्य क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। वाच्य किसे कहते हैं, किस रूप में प्रयुक्त होता है। तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, बोर्ड परीक्षा में इससे संबंधित 2 नंबर का प्रश्न आएगा, ठीक है। अब ये वाच्य किस आधार पर भेद है, वाच्य किसे कहेंगे अपन। वाच्य का जो भेद है ना, आपने वाक्य पढ़े होंगे। वाक्य का अर्थ के आधार पर भेद, अर्थ के आधार पर भेद, यानी वाक्य के अर्थ के आधार पर भेद, यानी वाक्य जो है वो अर्थ के आधार पर जो भेद कहलाता है वो होता है वाच्य। ध्यान रखना, वाच्य क्या है, वाक्य का एक भेद है। किस आधार पर भेद है बच्चों, वह आपके क्रिया के आधार पर है। सॉरी, किसके आधार पर है, क्रिया के आधार पर वाक्य का भेद है। यानी वाक्य के क्रिया के आधार पर भेद जो कहलाते हैं वो वाच्य कहलाते हैं। ध्यान रखना। तो वाच्य का तात्पर्य क्या हो गया, ढंग, तरीका, समझिएगा। यानी व्याकरण में किसी बात को व्यक्त करने का ढंग या तरीका, एक चीज ये कह सकते हैं। सरल अर्थ बताया मैंने, ये इसका सरल अर्थ है। अब इसकी परिभाषा की तरफ अपन ध्यान दें कि वाक्य क्या है, ये वाच्य क्या है। तो वाच्य क्या होता है, वाच्य जो होता है वो होता है क्रिया के रूप का बदलना, कर्ता, कर्म या वह भाव के अनुसार रहे। एक बात, यानी जो क्रिया के रूप है, ध्यान से समझना, जो क्रिया के रूप है वो किस अनुसार बदले, कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार, ठीक है ना। तो इस बात को मैं यूं भी लिख सकता हूं, क्रिया के रूप, कर्ता, कर्म व भाव के अनुसार प्रयुक्त हो, वहां वाच्य होता है। यानी जहां क्रिया के रूप किसके अनुसार प्रयुक्त हो, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार और भाव के अनुसार जहां प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके वाच्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, वाच्य कहलाते हैं। अब बात करते हैं वाच्य की भेद की, और कि वाच्य के भेद कितने होते हैं। वाच्य के भेद, तो पहले आप समझ गए वाच्य क्या है। वाच्य क्रिया के आधार पर वाक्य का क्या है, भेद है, ठीक है। फिर वाच्य का मतलब क्या होता है, व्याकरण में अपन किसी बात को व्यक्त करते हैं तो उसका ढंग या उसका तरीका किस रूप में व्यक्त की जाती है वो वाच्य होता है। यानी क्रिया के रूप बदलते हैं किस अनुसार, कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार। तो इसकी शुद्ध परिभाषा हो जाएगी, क्रिया के रूप कर्ता, कर्म, भाव के अनुसार प्रयुक्त हो वहां वाच्य होता है या वहां वाच्य कहलाता है, वो वाच्य कहलाता है। अब वाच्य के जो भेद होते हैं बच्चों, वो वाच्य के भेद होते हैं 3। वाच्य के भेद कितने होते हैं? 3। पहला होता है
कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। ये तीन वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य के अंतर्गत आप पहले नाम से समझिएगा। नाम क्या कह रहा है? कर्तृ यानी कर्ता प्रधान, कर्ता प्रधान क्रिया का प्रयुक्त होना। यानी क्रिया क्या प्रदान होगी, यानी क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त होगी, तो वह क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्ता के अनुसार। और मैंने आपको आक्रमक क्रिया के अंतर्गत बताया था कि जहां क्रिया कर्ता प्रदान होती है वहां सदैव क्रिया कौन सी होती है? अकर्मक क्रिया। तो यहां कर्तृवाच्य के अंतर्गत क्या होगा? क्रिया के रूप, ध्यान से समझना, क्रिया के रूप। अब रूप में क्या आएंगे? लिंग आएगा, वचन आएगा, ठीक है। क्रिया के रूप कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो, यानी जहां क्रिया क्या हो? कर्ता प्रधान हो, ठीक है ना। और क्रिया का सीधा संबंध क्या हो? कर्ता से हो। तो एक नोट करके चीज यहां पर लिखने की जरूरत है, स्टार करने की जरूरत है, क्योंकि जहां क्रिया कर्ता प्रधान होती है वहां क्रिया कौन सी होती है? अकर्मक क्रिया। तो कर्तृवाच्य में अकर्मक व सकर्मक क्रिया प्रयुक्त होती हैं। बच्चों, हमने क्रिया का टॉपिक पढ़ लिया है और क्रिया के टॉपिक में अच्छी तरह से भली भांति रूप से हमने समझ लिया है कि क्रिया अकर्मक और सकर्मक क्या होती है, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। ये चीज हमने कर्तृवाच्य ये क्रिया के अनुसार पढ़ लिया था। तो ध्यान रखना, कर्तृवाच्य में हमेशा क्रिया कैसी होगी? अकर्मक और सकर्मक। अब कैसे कर्तृवाच्य के अंतर्गत क्रिया होगी, आइए अपन पढ़ते हैं। यानी कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में क्या क्या है वो अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखते हैं उदाहरण, लड़का दूध पीता है। जरा इधर देखो, लड़का दूध पीता है, तो यहां लड़का क्या है बच्चों? कर्ता। क्रिया क्या है? पीना। तो जरा बताओ, लड़का कैसा है? पुल्लिंग। तो क्रिया भी कैसी हो गई? पुल्लिंग। समझ गए? लड़का अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी क्या हो गई? पुल्लिंग है। उसी प्रकार अगर मैं कहूं लड़की दूध पीती है, तो अब देख लीजिए आप, लड़की और दूध, ये स्त्रीलिंग, तो ये भी क्या हो गई? स्त्रीलिंग। तो जहां कर्ता स्त्रीलिंग है और उसी के अनुसार क्रिया प्रयुक्त होती है, जहां कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयुक्त हो वह कर्तृवाच्य है। जहां कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयुक्त होती है वहां कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है। जैसे एक उदाहरण और ले लेते हैं, राम पत्र लिखता है और सीता पुस्तक पढ़ती है। तो ये देख लीजिए आप, जैसा कर्ता वैसी क्रिया,
जैसा कर्ता वैसी क्रिया, यानी क्रिया का सीधा प्रभाव, क्रिया का सीधा रूप किसके अनुसार प्रयुक्त हो, कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो। जहां क्रिया कर्ता प्रधान रहती है और कर्ता प्रधान क्रिया में क्रिया कौन सी होती है, अकर्मक, लेकिन कहीं कहीं भी सकर्मक क्रिया का भी प्रयुक्त होता है। इसीलिए कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयुक्त होगा, यानी प्रयोग होगा। तो ये था वाच्य, वाच्य का अर्थ समझ लिया और वाच्य के भेद पढ़ लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं अपन। दूसरा अपन पढ़ते हैं वाच्य, वह है कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य से नाम आपको स्पष्ट दिखाई देता है, यानी जहां क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलेगा, कर्म के अनुसार। यानी वाक्य में जहां क्रिया के रूप कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो, यानी क्रिया के रूप किसके अनुसार प्रयुक्त हो, कर्म के अनुसार, यानी कर्म जैसा है वैसी ही क्रिया हो, वहां पर कौन सा हो जाएगा, कर्म वाच्य। जैसे गरिमा ने दूध पिया। अब जरा ध्यान दो, गरिमा यहां क्या है, स्त्रीलिंग कर्ता, कर्ता तो है लेकिन कैसी, स्त्रीलिंग कर्ता। जरा यहां देखो, कर्म क्या है, दूध, और दूध कैसा है, पुल्लिंग, दूध कैसा है, पुल्लिंग। यानी कर्म यदि पुल्लिंग है, कर्म के अनुसार क्रिया क्या हो गई, पुल्लिंग, तो क्रिया भी क्या है, पुल्लिंग। जरा एक उदाहरण और देख लीजिए, राहुल ने चाय पी, राहुल ने चाय पी, तो राहुल क्या है, कर्ता, चाय क्या है, कर्म, और क्रिया क्या है, पीना, तो ये रूढ़ क्रिया हो गई पी। तो अब आप जरा ध्यान दो कि चाय क्या है, स्त्रीलिंग है, चाय क्या है, स्त्रीलिंग, यानी कर्म स्त्रीलिंग, तो क्रिया भी कैसी है, देख लीजिए आप, स्त्रीलिंग ही है, पी, क्रिया भी क्या है, स्त्रीलिंग है। यानी जहां कर्म के अनुसार क्रिया के लिंग और वचन प्रयुक्त हो और उसके भाव प्रयुक्त हो, तो वहां पर कर्मवाच्य होगा। ठीक है, जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है, पत्र लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है भाई, कर्म के अनुसार क्रिया प्रयुक्त हो रही है। तो आप यहां पर एक नोट स्टार के रूप में लिख सकते हैं। आपने इन सभी उदाहरणों में देखा कि क्रिया का जो रूप है वो कर्म के अनुसार कर्म के अनुसार रहता है। तो देखो यहां पर, और आपको मैंने पहले ही बताया था, जहां क्रिया कर्म प्रधान हो, यानी क्रिया कर्म प्रधान हो, आप ये भी चीज जोड़ सकते हैं, क्रिया कर्म प्रधान हो, और जहां क्रिया कर्म प्रधान होती है तो क्रिया का अपन यूं कह सकते हैं, कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक ही प्रयुक्त होती हैं। यानी क्रिया का जो रूप होगा वो सदैव कैसा होगा प्यारे बच्चों, सकर्मक। यानी कर्मवाच्य में क्रिया सदैव कैसी प्रयुक्त होगी, सकर्मक ही प्रयुक्त होगी। तो ये था अपना कर्मवाच्य। तीसरा जो उदाहरण है, तीसरा जो भेद है वो भेद है भाववाच्य। भाववाच्य यानी वाक्य में जहां क्रिया के रूप
न तो कर्ता के अनुसार और न ही कर्म के अनुसार प्रयुक्त होते हो, बल्कि वाक्य के पूर्ण भावानुसार ही क्रिया प्रयुक्त हो, वहां भाववाच्य होता है। तो आपने यहां पर दो चीजें देखी, जहां क्रिया के रूप न तो कर्ता के अनुसार और न ही कर्म के अनुसार, ना कर्ता के अनुसार क्रिया बदले और न ही कर्म के अनुसार क्रिया बदले, क्रिया तो पूरे वाक्य के पूर्ण भावानुसार यानी पूर्ण भाव के अनुसार जिसके रूपों में बदलाव होता है, जिसके रूपों में परिवर्तन होता है, वह क्या कहलाता है? भाववाच्य। और ध्यान देना, सदैव निषेधात्मक भाव इसमें आएंगे, सदैव निषेधात्मक भाव का प्रयोग, यानी वाक्य में निषेधात्मक भाव आएंगे। जैसे रमेश से बैठा नहीं जाता, निषेधात्मक आ गया, बैठा नहीं जाता। अब ना तो इसमें कर्म है, तो सदैव आप ध्यान रखना, मैं यहां पे लिख देता हूं नोट करके एक और बात, सदैव भाववाच्य में क्रिया का रूप अकर्मक ही होगा, यानी अकर्मक क्रिया ही प्रयुक्त होगी। भाववाच्य में आप अकर्मक क्रिया का ही भाव देखोगे, सकर्मक का नहीं। तो देखो, रमेश से बैठा नहीं जाता, सीता से खाया नहीं जाता, कुलदीप से खेला नहीं जाता। तो ये सारी बात भाववाच्य के अंतर्गत आती है, जहां ना क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो और नहीं क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो। तो ये थे बच्चों वाच्य, जो थे तीनों वाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, एक प्रश्न आपका इस प्रकार, एक वाक्य दे दिया होगा, पूछ लिया होगा कि इसमें कौन सा वाच्य है, उसकी परिभाषा लिखो। एक प्रश्न आपका इस प्रकार पूछा जाएगा, एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वाच्य परिवर्तन से, वाच्य परिवर्तन से, यानी वाच्य परिवर्तन करना आपको। वाच्य परिवर्तन करने से तात्पर्य क्या होगा? कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना और कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदलना और भाववाच्य को कर्मवाच्य में बदलना और कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलना। तो इसको बदलने से पहले आप थोड़ी बात समझो। कर्तृवाच्य में क्या होता है? क्रिया कर्ता प्रधान होती है। ध्यान से समझना, मैं तीनों चीजें यहां पर लिख रहा हूं थोड़ा सा आपके समझने के लिए। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये आप जब वाच्य परिवर्तन करोगे तब आपके बहुत काम आएगा। यानी जब कर्तृवाच्य हो तो क्रिया क्या होगी? कर्ता प्रधान। क्रिया कर्ता प्रधान, आपको क्रिया कर्ता प्रधान करती है। कर्मवाच्य में क्या करनी है? क्रिया कर्म प्रधान। और भाववाच्य में क्रिया भावानुसार, भाव के अनुसार प्रयुक्त होगी। यानी जैसा भाव है उसी के अनुरूप क्रिया का प्रयोग होगा। आप यदि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कर रहे हो तो कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता प्रधान थी, कर्मवाच्य में क्रिया आपको क्या प्रदान करनी है? कर्म, यानी कर्म को मुख्य बता देना है। भाववाच्य में क्रिया क्या थी? भावानुसार थी। तो आपको कर्मवाच्य बनाना है तो उसमें क्रिया को कर्म प्रधान बनाना है और इधर क्रिया को कर्ता प्रधान बनाना है। तो अपन देखते हैं सबसे पहले कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना।
कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। बहुत सीधा है, बहुत सिंपल है, आप आराम से समझ सकते हो इसके बारे में। जैसे कुलदीप पत्र लिखेगा, जरा देखो, कुलदीप लिखेगा, ठीक है, तो कर्तृवाच्य था, इसका कर्मवाच्य क्या हो जाएगा? कुलदीप द्वारा पत्र लिखा जाएगा, है जी। यानी पत्र किसके द्वारा लिखा जाएगा? कुलदीप द्वारा। तो पत्र को क्या कर्म प्रधान बना दिया, यानी क्रिया को किस अनुसार कर दिया? कर्म प्रदान कर लिया, इसीलिए ये कर्म प्रधान वाच्य बन चुका है। अगला देखें अपन इसी के अनुसार दूसरा, कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना, यानी कर्तृवाच्य को भाव के अनुसार प्रयुक्त करना। जैसे वे गा नहीं सकते, ये क्रिया वे और नहीं सकते क्या कर्तृवाच्य, अब वो क्या होगा? भाववाच्य। ये तो था कर्मवाच्य, ध्यान रखना, ये तो हमने पढ़ लिया। अब यहां पर भाववाच्य क्या होगा? उनसे गाया नहीं जाता। अब उनसे गाया नहीं जाता, तो आपने भाववाच्य में क्या देखा? एक तो नहीं लगाना है और एक से। ये दो चीजें आपको क्या है? भाववाच्य में लगानी, एक तो नहीं और एक से, जिससे भाववाच्य बन जाएगा। उनसे गाया नहीं जाता, तो नहीं भी लग गया और से भी लग गया, तो ये क्या बन गया आपका? कर्तृवाच्य से भाववाच्य बन गया। तीसरा जगह जो अपन देखेंगे वो होगा कर्मवाच्य से या भाववाच्य से क्या बनाना? कर्तृवाच्य बनाना। प्यारे बच्चों, जब कभी भी आप वाक्य को देखें तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य कैसे बनाना? जैसे देखिएगा, गधे गधे द्वारा बोझा ढोया गया, तो द्वारा आया यानी कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य क्या हो जाएगा? गधे ने बोझा ढोया, गधे ने बोझा ढोया, गधे ने बोझा ढोया। और कहते हैं बच्चों द्वारा चित्र बनाए गए, बच्चों द्वारा चित्र बनाए गए, तो बच्चों ने चित्र बनाए, बच्चों ने चित्र बनाए। तो आप देख लीजिए, बच्चों ने चित्र बनाए, कर्तृवाच्य बन गया, ठीक है, बच्चों और चित्र। आई बात समझ में? गधा और बोझा, गधा पुल्लिंग, ये भी पुल्लिंग, बच्चे पुल्लिंग, ये भी पुल्लिंग। तो ये था आपका वाच्य जो हमने पढ़ा। प्यारे बच्चों, वाच्य से संबंधित प्रश्न दो तरीके से पूछा जाएगा, जिसकी चर्चा हमने कर ली। कोई भी एक उदाहरण दे दिया, वाक्य दे दिया और कह दिया वाच्य कौन सा बताइए और उसकी परिभाषा लिखिए। दूसरा प्रश्न आपसे यूं पूछ ले कि कोई एक वाक्य दे दिया हो और कहे वाच्य परिवर्तन कीजिए, कर्तृवाच्य को कर्म में बदलिए, कर्मवाच्य को भाववाच्य में बदलिए, या कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदलिए और भाववाच्य को कर्तृवाच्य में बदलिए, या कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलिए। तो ये तरीका था। जब कभी भी आप वाच्य परिवर्तन करो, चाहे भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाओ, तो कर्ता क्रिया क्या होनी चाहिए? कर्ता प्रधान। भाववाच्य से अगर आपको कर्मवाच्य बनाना तो क्रिया क्या होगी? कर्म प्रधान होगी। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना तो क्रिया क्या होगी? कर्म प्रधान होगी। और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाना तो क्रिया वापस क्या हो जाएगी? कर्ता प्रधान हो जाएगी। तो आज का एक टॉपिक और अपना पूर्ण हुआ। आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा। किसी प्रकार का कोई संशय या डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें तथा इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए प्रकरण के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।